हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। बने रहिए मेरे चैनल के साथ और चलते हैं आज के नई न्यूज़ के साथ। बने रहिए हमारे चैनल पे और ऐसे ही पढ़ते रहिए, देश विदेश की खबरों को जानते रहिए और अपने एग्ज़ाम में कैसे इसे ऐड करना है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप पहचानते रहिए। तो चलते हैं अपनी मंजिल की ओर और ऐसे ही आप कंटिन्यू लगे रहें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही कंटेंट लाती रहूं और चीज़ों को आगे बढ़ाती रहूं। तो चलते हैं आज के मोटिवेशन के साथ और शुरू करते हैं आज की नई दिनचर्या को। संघर्ष जीवन का एक अध्याय है, संघर्ष जीवन का एक अध्याय है, चुनौती भरा एक पर्याय है, चुनौती भरा एक पर्याय है। तो हमें संघर्ष से कभी पीछे नहीं हटना है। जब भी हम कभी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो हर एक इंसान के जीवन में चुनौती ज़रूर आती है। उन चुनौतियों से हमें घबराना नहीं है, हमेशा ऐसे ही आगे बढ़ते रहना है और बढ़ते रहना है। तो ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। तो चलते हैं आज की न्यूज़ में, देखते हैं क्या आया है। तो पहली न्यूज़ हमारी है, निर्वाचन आयोग को घेरने चले तेजस्वी अब खुद गिरे। तो कैसे गिरे, तो इनके बारे में हम जानते हैं। मतदाता पहचान पत्र पर उठाया था सवाल, आयोग ने पत्र भेजकर मांगी ईपिक कार्ड की मूल प्रतियां। इसमें ईपिक क्या है, ईपिक के बारे में जानते हैं। जो 10 अंकों की एक विशिष्ट संख्या होती है जिससे हमारे मतदाता आईडी की पहचान का पता चलता है। ये 10 नंबर की संख्या होती है और ये हमें मतदान करने का अधिकार देती है, उसे हम ईपिक कहते हैं। ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया भी है, मतदाता पहचान पत्र पर उठाया था सवाल, आयोग ने पत्र भेजकर मांगी ईपिक कार्ड की मूल प्रति। वो 10 अंकों की संख्या उसने मांगी। और यहाँ पे देखो दिया है 2 वोटर आईडी, आधार या पैन पर जेल व जुर्माने का प्राविधान। अगर आपके पास 2 वोटर आईडी हैं, मतलब डबल आईडी कार्ड है, आधार कार्ड डबल है, पैन कार्ड डबल है या निर्वाचन कार्ड डबल है, तो आपको सज़ा दी जा सकती है। सरकार के कानून के अनुसार, जो सरकार के नियम लागू हुए हैं उनके अनुसार अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो आपको सज़ा हो सकती है। तो देखते हैं इसमें कितने साल की सज़ा है। तो चलते हैं। यहाँ पे देखो दिया गया है कि निर्वाचन आयोग के अनुसार यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर एक से अधिक मतदाता पहचान पत्र बनवाता है तो अलग अलग जगहों पर खुद को पंजीकृत कराता है, मतलब वो उसकी अलग अलग एक अपनी ही पहचान बन जाती है, रजिस्टर कर देता है। ये तो दंडनीय है। एक से अधिक कार्ड होने पर 1 वर्ष की जेल या जुर्माना, ये दोनों का प्रावधान, या आधार हो सकता है। आधार कार्ड या पैन कार्ड भी 1 से अधिक होना दंडनीय अपराध है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था। निर्वाचन आयोग मतदाता सूची में नाम जुड़वाने से पहले यह निश्चित करने का निर्देश देता है कि पहले से ही अन्य स्थान पर आपका नाम दर्ज नहीं है। आपके पास एक ही आईडी हो, एक आधार कार्ड हो, एक पैन कार्ड हो और आप अलग अलग नामों से अलग अलग अपनी आईडी कार्ड नहीं बनवा सकते हैं, वरना आपको पता है कि आजकल टेक्नोलॉजी हर एक चीज़ का पता लगा लेती है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो खुद को धोखा देते हैं। तो ऐसा ना करें, आप अपनी सच्चाई अपने पास साक्ष्य रहने दें उसे। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 की धारा, ये एक्ट है जो जनप्रतिनिधि संशोधन किया गया है। जनप्रति अधिनियम 1950 की धारा 17 के अनुसार 1 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में नाम दर्ज कराना अवैध है। अब यहाँ पे धारा 17 आया है, तो धारा 17 में क्या होता है, जैसे छल करने के लिए ये एक दंडनीय अपराध है। इसमें जेल भी हो सकती है, आपको जुर्माना भी हो सकता है। निर्वाचन क्षेत्र में अगर आप कोई भी धोखाधड़ी करते हैं, अवैध काम करते हैं तो। वही जनप्रति अधिनियम 1951 की धारा 31, वहीं पर जनप्रतिनिधि ये
एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, आप इसको राइट कर लीजिएगा। जनप्रति अधिनियम 1950 धारा 17 क्या है मैंने बताया, जैसे छल के लिए अगर आप छल करते हैं, धोखा करते हैं, तो आप वोटर आईडी के साथ तो आपको दंडनीय सज़ा दी जा सकती है, जेल हो सकती है, या तो आपको क्या हो सकता है, जुर्माना देना हो सकता है, या फिर आपके साथ दोनों चीज़ें लागू हो सकती हैं। इसके बाद हम चलते हैं जनप्रति अधिनियम 1951 की धारा 31 के तहत झूठी जानकारी देकर नाम दर्ज कराने पर 1 वर्ष की सज़ा या जुर्माना दोनों हो सकते हैं। अब यहाँ पे धारा 31 क्या है कि आपका वहाँ पे रिपोर्ट कार्ड दिख जाता है, ठीक है, रिपोर्ट दिख जाता है कि आप सही आपकी जानकारी है कि झूठी जानकारी है। अगर ऐसी कोई धोखाधड़ी मिलती है तो आपको जुर्माना या जेल हो सकती है, या दोनों भी हो सकती हैं, ठीक है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 420, आप सभी को पता है कि 420 धोखाधड़ी के लिए जानी जाती है। तो आईपीसी की धारा 420 क्या है, जैसे कि इसमें बोला गया है कि आप धोखा करते हैं, छल करते हैं या धोखा करते हैं, संपत्ति परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करना, छल करना, संपत्ति परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करना। अगर ये सारी चीज़ें आप काम कर रहे हो तो धारा 420 आपके ऊपर लग सकती है। धारा 417 के तहत दंडनीय अपराध आपको मिल सकता है, और धारा 470 के अंदर भी आपको क्या मिल सकता है, दंडनीय अपराध मिल सकता है, ठीक है। इसमें 17 जो है, धारा 17 है, ये सरकार के अंडर पे ही आपको कार्रवाई की जाएगी, इसके बाद आपको सज़ा हो सकती है। यहाँ पे देखो तेजस्वी यादव के बारे में बताया गया है कि उन्होंने मतलब कई वोटर आईडी और आधार कार्ड बनवा के रखे हैं, और उन्होंने बोला है कि चुनाव वेबसाइट में मैं मतलब अपना नामांकन करता हूँ तो मेरा हो ही नहीं, लेकिन उनको पता नहीं है कि 2 मतदाता पहचान पत्र रखना अपराध है। ऐसा कुछ नहीं, उन्हें सब पता है, लेकिन वो अंदर अंदर घोटाला करते रहते हैं, राजनीति का काम है। तो आप अच्छे से जानते हैं क्या है। ये तो उसकी पर्सनल जानकारी है। और यहाँ पे तेजस्वी यादव ने मतदाता पहचान पत्र को लेकर भी घोटाला किया। इसमें बताया गया है न्यूज़पेपर के कि उन्होंने पहले 7 घोटाले करे थे, उसके बाद भी 8वां घोटाला उन्होंने कर ही दिया। इसके बारे में है तो ये तो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मतलब है नहीं। हम तेजस्वी यादव ने प्रेस वार्ता में उठाए थे ये सवाल कि रिकॉर्ड, यहाँ पे मैंने बताया ना कि उन्होंने बोला था कि तेजस्वी ने अपना ईपिक नंबर आयोग के मोबाइल एप्लीकेशन पर डाला तो रिकॉर्ड नॉट फाउंड लिख के आया। इस पर उन्होंने कहा कि आयोग की वेबसाइट काम नहीं कर रही है। जब मेरा नाम मतदाता सूची में नहीं है तो मैं कैसे चुनाव लड़ूंगा? जब मेरा नाम कट सकता है तो बिहार के लाखों गरीबों का नाम क्यों नहीं कटेगा? उन्होंने ऐसा बोला। इसी बीच पटना जिला प्रशासन और चुनाव ने तेजस्वी का नाम मतदाता सूची में होने का ब्यौरा जारी किया है कि इस पर तेजस्वी ने कहा कि मेरा ईपिक नंबर क्यों बदला गया? आयोग बार बार गाइडलाइन नियम तोड़ रहा है, उन्होंने ऐसा बोला। अब उनके बयानों को लेकर के जांच शुरू हुई तो उसमें फर्जी पाया गया। अब इसमें ये देखो, यहाँ पे इनका ईपिक नंबर दिया गया है, निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया है। तेजस्वी जो दूसरा ईपिक नंबर ये बता रहे हैं और ये वाला उसके उनकी रिपोर्ट में निकला हुआ है, वह आधिकारिक रूप से निगड़ प्रतीत नहीं होता है। ऐसे ईआरओ क्या है? ईआरओ क्या है? निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, इसका फुल फॉर्म होता है। ये निर्वाचन आयोग के अंडर पे आता है, उसे हम ईआरओ कहते हैं, जो जांच के लिए दूसरे ईपिक की मूल प्रति मांगी है। तो ये एक जांच एजेंसी है और इसी में एक ईआरओ होता है जिसे हम
असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर बोलते हैं। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वेबसाइट के अंडर पर आती है। तो ये हमारा AERO हो गया और ये ERO हो गया, निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी। अब हमारा जो इलेक्शन कमीशन है, हम संविधान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। यहाँ पे इन्होंने जैसे कि यहाँ पे बोला ना कि संवैधानिक संस्थाओं को अपमानित करने और देश में अराजकता पैदा करने की है किसने, तेजस्वी यादव ने, इन्होंने ये बताया। तो इसको तो हम सबसे पहले देखेंगे कि ये कौन से पेपर में आता है, GS पेपर 2, क्योंकि इलेक्शन कमीशन किस में आ जाएगा, निर्वाचन आयोग, ये कॉन्स्टिट्यूशन में आ जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन किस में दिया, GS पेपर 2 में दिया है, ठीक है। तो GS पेपर 2 के अंडर पे आ जाएगा, हम इसको रखेंगे। तो जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन है यानी कि निर्वाचन आयोग है, तो संविधान में कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक रखा गया है, ये जैसे कि आर्टिकल 324 से आर्टिकल 329 तक है। तो 324 में क्या है, 324 में निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना है। 325 में धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना, उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाना। 326 में क्या है, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। 327 क्या है, विधानमंडलों के निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति होती है। 328 है, किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की उस विधानमंडल की शक्ति होती है। 329 है, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप को वर्जन है। इसमें न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है, हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, ये 329 में बताया है निर्वाचन संबंधी मामलों में। तो ये तो हमारे हो गए संविधान के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसमें जो मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR पर शुरू से ही 2 फाड़ रहा है। मतलब ये एक पुनरीक्षण, मतलब उसको जांच कर रहा है और उसकी जांच कर रहा है क्या रियल में धोखाधड़ी है या फिर झूठी अफवाह उड़ाई जा रही है। एपिक नंबर तो हम जान ही गए, ERO तो हमने जान ही लिया कि क्या होता है, और धारा 17 क्या होता है, धारा 31 क्या होती है, 420 क्या होता है, ये हमने जान लिया, और 417 क्या होता है, इसके बारे में भी जान लिया। तो आज के न्यूज़ में हमारे UPSC एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या इम्पोर्टेंट है जो संशोधन आया जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 धारा 17, ठीक है। दूसरा है धारा 31 और जनप्रति अधिनियम 1951 धारा 20, 420 और धारा 470, ये है, ठीक है। और तीसरा है संविधान को लेकर के देखें तो इलेक्शन कमीशन किस आर्टिकल में आता है और किस आर्टिकल में क्या क्या है, इसके बारे में आप जान लेना। तो और जैसे कि मैंने कुछ बता ही दिया है, कुछ नहीं पूरा ही बता दिया है, तो आप एक बार और फिर से देख लेना। तो 324 से 329 आता है, ये हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये किस पेपर पे आता है, GS पेपर 2 में आता है। तो ये हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अलग अलग मिले PM मोदी और गृह मंत्री, तो ये पेज नंबर 3 में हम देखेंगे कि मिले तो क्या बात की है और क्या हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से राइट है, उसको हम निकाल लेंगे। इसके बाद हमारा दिया बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने रक्षा स्वायत्ता को रखा गिरवी, ये पेज नंबर 11 में है, इसे भी हम देख लेंगे आगे चल करके। और इसे यहाँ पे देखो अमेरिकी टैरिफ 25% आपदा व अवसर, ये डिजास्टर मैनेजमेंट में आ जाएगा। तो इसे हम पेज नंबर 7 में देख लेंगे आगे चल करके। श्रीनगर एयरपोर्ट पर सैन्य अधिकारी ने खोया आपा, स्पाइस जेट के 4 कर्मियों को बुरी तरह पीटा।
जिससे कि उसके रीढ़ की हड्डी टूटी। तो ये तो कोई मतलब का नहीं है हमारे एग्ज़ाम को लेकर के। इसके बाद देखो, उम्र कैद की सज़ा के बाद प्रज्वल रेवन्ना बने कैदी नंबर 15,528। पेज नंबर 6 में हम देखेंगे इनके बारे में। और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में एक्सिस म्यूचुअल फंड का पूर्व फंड मैनेजर गिरफ्तार। तो ये निवेशक 200 करोड़ रुपए के अधिक चूना लगाने पर आरोप है। अदालत ने पूछताछ के लिए 8 अगस्त तक ईडी के रिमांड में भेजा। तो आप लोग ये बताएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में ईडी किस आर्टिकल में आता है और ईडी का काम क्या होता है, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए। फंड को मैनेज करने वाले एक्सेस, ये ईडी हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेना है। और ये न्यूज किस पे आ जाएगी, एक तो जीएस पेपर 2 में भी आ जाएगी, जीएस पेपर 3 में भी आ जाएगी, इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो, क्योंकि यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग की बात की गई है। तो जीएस पेपर 2 एंड जीएस पेपर 3, ठीक है, ये दोनों आप देख लेंगे। इसमें बताया गया कि फंड मैनेजर के दौरान 2018 से 2021 के बीच शेयर मार्केटिंग ट्रेडिंग से जुड़ी कंपनी की गुप्त जानकारी का दुरुपयोग कर 200 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई करने का आरोप है। गिरफ्तार से पहले ईडी ने शुक्रवार को शनिवार दिल्ली, मुंबई, गुरुग्राम, लुधियाना, अहमदाबाद, भावनगर, पुणे और कोलकाता छापे मारकर अहम दस्तावेज बरामद किए। ठीक है, तो ये आप जान सकते हैं कि धोखाधड़ी का केस है, सही। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, बस यही बताया गया है कि उन पर आरोप लगा है कि उन्होंने 200 करोड़ रुपए की 200 करोड़ रुपए का घोटाला किया है, जिसे हम उन्हें बोलते हैं कि उसे उन्होंने मोटा मुनाफा कमाया, और टेक्नोलॉजी की भाषा में इसे फ्रंट रनिंग भी बोलते हैं। तो जो अदालत है वो यही बोल रही है कि तकनीकी भाषा वो अनैतिक और गैर कानूनी है, ये ऐसा काम हम नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि जो लोग शेयर मार्केटिंग या ट्रेडिंग करते हैं उन्हें बहुत सोच समझ करके ट्रेडिंग करनी चाहिए और सारी चीज़ें पहले जान लेनी चाहिए, इसके बाद ही ट्रेडिंग करें, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी हो रही है। तो इन सब चीज़ों के बारे में जान लें, इसके बाद ही अपना आगे कदम बढ़ाएं। झारखंड में बंद के दौरान माओवादियों के लिए विस्फोट में रेलवे कोमैन की मौत। तो यहाँ पे हम ये जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेंगे। तो इसमें इम्पोर्टेंस क्या है, बस उतना हम देख लेते हैं। जैसे झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, बिहार हो गया और बंगाल हो गया, ये माओवादियों के इलाके माने जाते हैं। तो अभी तो हमारी जो आर्मी है और ड्रोन के थ्रू यहाँ पे जांच चल रही है, तो काफ़ी नक्सलवादी इलाके ख़त्म हो रहे हैं। तो हम ये बस इतना जान लें कि झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार और बंगाल में माओवादियों को इलाका माना जाता था। तो इंटरनल सिक्योरिटी में कभी भी आए तो इन सारे एरियो को आप वहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारे देखो हेल्थ की बात आ गई। अब आपको सस्ती मिलेंगी 35 आवश्यक दवाएँ। तो कौन कौन सी दवाएँ 35 आवश्यक हैं, इसके बारे में देखेंगे। इस न्यूज़ में देख लेते हैं कि इसमें पहला दिया है तय कीमतों में जीएसटी शामिल नहीं है। अब इसमें जीएसटी एक पॉइंट आ गया है, तो इन दवाओं में जीएसटी शामिल नहीं है। ये बताया गया है कि जो 35 दवाएँ बनाई गई हैं वो सस्ते मूल्यों में बेची जाएंगी, इनमें जीएसटी शामिल नहीं है। जीएसटी क्या है, जीएसटी गुड सर्विस एंड टैक्स इसका फुल फॉर्म है। और हम जीएसटी में देखेंगे कि संविधान में कब संशोधन हुआ था जीएसटी में, जीएसटी लागू कब हुई थी, इसके बारे में जानेंगे। तो हमारी जो जीएसटी लागू हुई थी ये 101वां संशोधन में
मतलब इस संशोधन हुआ था। और आर्टिकल 279 ए के क्लॉज 1 में आता है ये संविधान के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जीएसटी परिषद का गठन 101 संशोधन अधिनियम, जो कि मैंने बताया 2016 में लागू हुआ। और ये किसके द्वारा लागू किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा लागू किया जाता है। कितने दिनों में लागू किया गया? 60 दिनों में लागू किया था। और कब लागू किया था? 12 सितंबर 2016 को लागू किया गया था। और जो इसकी सूचना मतलब लीक हुई थी वो 10 सितंबर को लीक हुई थी और 12 सितंबर को लागू हो गई थी। ये तो रही हमारी जीएसटी की बात। इसके बाद देख लेंगे कि इसका निर्धारण कौन करता है। निर्धारण हमारे एनपीपीए करता है। इसका फुल फॉर्म क्या है कि राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण एनपीपीए ये करता है। ये कंपनी द्वारा बेची जाने वाली दवाई 35 आवश्यक दवाओं में खुदरा कीमतों में कमी की है। मतलब कीमतों में क्या की है? इसमें कमी की है, दवाइयाँ सस्ती की हैं, ये बता रहा है बस। और इसमें जो विपणन क्या होता है? विपणन मार्केट में लॉन्च की जाएंगी दवाइयाँ, इसके बारे में बता रहा हूँ। यहाँ पे दवाइयों के कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे एक्सीक्लोफेनाक, पैरासीटामोल, ट्रिप्शन, काइमोट्रिप्शन, एमोक्सिलन, पोटेशियम, क्लेवुलेंट, एटोरवास्टेटिन, साथ ही एम्पाग्लिफ्लोजिन, स्टागिलप्लेंटिन, मेटाफॉर्मिन जैसी नई मधुमेह रोधी दवाइयाँ शामिल इसमें की गई हैं। तो इसमें बताया गया है कि एनपीपीए रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अधीन आता है। तो आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि हमारे इंडिया के रसायन एवं उर्वरक मंत्री कौन है, ठीक है? क्योंकि दवाइयाँ उन्हीं के अंडर से ही लॉन्च होती हैं। तो इसमें देखो बताया, कुछ दवाइयों के नाम भी बताए कि कौन कौन सी दवाइयाँ सस्ती की गई हैं। और यहाँ पे देखो इस दवाई का मूल्य भी लिखा है। एसिक्लोफेनाक, पैरासीटामोल, ट्रिप्शन, काइमोट्रिप्शन टैबलेट की कीमत अब 13 रुपये तय की गई। तो वैसे इसमें देखो कई सारी दवाइयों के नाम और मूल्य के बारे में लिखा गया है कि कौन सी दवाई कितने रुपए में मिलेगी। तो आप देख लीजिएगा, लेकिन मैंने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया। तो इसमें देखो एक तो संविधान का उल्लेख हो गया और इकोनॉमिक्स का उल्लेख हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, अमेंडमेंट एंड इकोनॉमिक्स ये हो गया। तो जीएस पेपर 2 एंड 3 ये दोनों हैं, ठीक। इसमें जीएसटी हमारा इम्पोर्टेंस हो गया। और ये दवाइयों को इस एजेंसी की तरह निर्धारित किया जाता है, एनपीपीए। और इसमें मंत्रालय किसका आता है, जैसे कि मैंने बताया भी है। और रसायन एवं उर्वरक मंत्री मंत्रालय के अंदर पे काम होता है ये। तो रसायन एवं उर्वरक मंत्री कौन है, ये आपका होमवर्क है, आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, सौर ऊर्जा से विधान प्रति वर्ष बचाएगी 2.25 करोड़। तो आप ये देख लीजिए ना कि कैसे क्या बचाएगी, इतनी इम्पोर्टेंस न्यूज़ नहीं है। सौर ऊर्जा के बारे में तो आपको पता है, कब लॉन्च हुआ, आप इसके बारे में निकालिए। सौर ऊर्जा कब लॉन्च हुआ, किसके द्वारा लॉन्च हुआ, सौर ऊर्जा योजना कब आई और इसका क्या काम है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं विधानसभा का मानसून सत्र। आज से सीएम पेश करेंगे 2 कैग रिपोर्ट। तो मानसून सत्र चल रहा है 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगा, आप सभी को पता है। इसके बाद कैग रिपोर्ट क्या होता है? कैग रिपोर्ट भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तय करते हैं कि कितना खर्च हुआ, कितना नहीं खर्च हुआ, सरकारी लेखा जोखा वो रखते हैं। और ये सारा रिपोर्ट संसद और विधानसभा में वो पेश करते हैं, जिसे हम सरकारी रिपोर्ट कहते हैं, ठीक है। वो खर्चे और वित्तीय प्रबंधन का ऑडिट करते हैं, कैग रिपोर्ट। और ये किसको मतलब ये रिपोर्ट तैयार करके वो देते हैं, केंद्र में अगर ये रिपोर्ट जाएगी तो राष्ट्रपति के पास जाएगी और सरकार में जाएगी तो राज्यपाल के पास जाएगी। बस कैग के बारे में हमें इसे जानना था, यही मेन इम्पॉर्टेंट है। और ये जीएस पेपर 3 पे आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हम आ जाते हैं
राजधानी में गठित होकर समर्पित अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन। ये अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन क्या है और इसका अधिनियम क्या है? तो सबसे पहले तो ये अंगदान को बढ़ावा देता है, आगे प्रबंधन करता है, अंगों को ये क्या करता है, प्रबंधन करता है कि अगर किसी पर कोई कमी हुई तो इसका प्रबंधन करता है प्रत्यारोपण संगठन। मानव अंग अधिनियम 1994 में लागू हुआ था और जो जिसके द्वारा लागू हुआ गया था वो नोटो NOTT क्या है, NOTT और O लागू करता है। ये हमारा प्रत्यारोपण संगठन हो गया, ठीक है। और देखो यहाँ पे और दो प्रत्यारोपण, राज्य के अंग और ऊतक कौन निर्धारण करता है, कौन लागू करता है? तो राज्य के अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन SOTTO। अब आप इसका फुल फॉर्म बताइएगा कमेंट सेशन में कि SOTTO क्या है और NOTTO। अगर केंद्र लेवल में मानव अंग अधिनियम 1994 जो लागू किया गया था, केंद्र में अगर अंगों का प्रबंधन करना है तो कौन सी एजेंसी को लागू करेगा, और राज्य में अगर लागू करेगी तो कौन सी एजेंसी लागू करेगी, ठीक है। इसके बारे में जानेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस संबंध में निर्देश दिया कि दिल्ली के राज्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने अपनी रिपोर्ट SOTT का गठन किया है। तो इसके बारे में आप देख लीजिए, बस यही इम्पोर्टेंट था। और तो ये न्यूज है, अंतर धार्मिक जोड़े को पुलिस ने किया अलग, कोर्ट ने की आचरण की निंदा। तो इसमें कोर्ट मतलब ये उसे बता रहा है कि आचरण प्रथम दर्शिता याचिकाकर्ता के अधिकारों का उल्लंघन है। अगर पुलिस ऐसा कर रही है तो ये कैसे, उनके आचरण के अनुसार क्या है, इस मतलब कोर्ट का उल्लंघन है, ऐसा वो नहीं कर सकती। और दूसरी बात, धार्मिक स्वतंत्रता सभी को है, जिसको जो मर्जी चाहे वो धर्म अपना सकता है। आर्टिकल 15 में है कि वंश, लिंग, जाति, धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। एक तो ये हो गया। फिर इसके बाद रही बात उनकी विवाह, वो एक जोड़े थे, तो यहाँ पे बोला कि जिसके तहत उन्हें स्वतंत्रता, सम्मान से रहने और विवाह से संबंधित स्वयं निर्णय लेने का अधिकार है, आप उस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकते हो। ये किसने बताया है? कोर्ट ने बताया है, ठीक है। और ये स्वतंत्रता किस आर्टिकल में दी गई है? आर्टिकल 21 में दी गई है, ठीक। तो इसमें बस इम्पोर्टेंस क्या था कि धार्मिक स्वतंत्रता किस आर्टिकल में है और धर्म से रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, जैसे कि हमारा आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 में हमारे धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है कि हम स्वतंत्र हैं, कोई भी धर्म अपना सकते हैं। आर्टिकल 15 समानता की बात की गई है। आर्टिकल 21 उन्हें निर्णय, स्वतंत्र और सम्मान से रहने और विवाह करने का निर्णय लेने का अधिकार है, आप उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हो। तो ये GS पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से बस इतना इम्पोर्टेंस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है, 2 साल से पुलिसकर्मियों को नहीं मिल पाया वीरता पुरस्कार। तो जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन आया है कि साहसिक कार्यों के लिए हर साल 26 जनवरी और 15 अगस्त को इन 2 मौके पर IPS से लेकर पुलिसकर्मियों को मिलता है वीरता पुरस्कार। इस पुरस्कार के तहत हर माह वेतन के साथ दिए जाते हैं अतिरिक्त 2000 रुपये। तो ये तो 2 साल से नहीं मिल रहा है, तो उसके बारे में खबर आई है। और यहाँ पे दिया है कि जनवरी 2024 में गैलेटरी अवार्ड के लिए ना तो मुख्यालय कमेटी बनी है और बैठक हुई, और ना ही नामों को गृह मंत्रालय में भेजा गया है। तो ये देख लेना। बाकी तो क्योंकि ये गृह मंत्री के अंतर्गत आता है ना, डिफेंस सिस्टम, मतलब रक्षा के लिए सारे फैसले वही ले सकते हैं। फिर इसके बाद जैसे कि डिफेंस मंत्रालय में हमारा राजनाथ सिंह आता है, और फिर उनको कदम उठाने होंगे उस काम के लिए। तो ये हमारी इम्पोर्टेंस में देखना है, थोड़ा हल्का जानना
मुझे है कि संसद में गतिरोध के बीच सरकार का विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रयास। तो इसमें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। राष्ट्रीय खेल प्रशासन को देख लेना। लॉस का मतलब होता है लोकसभा, ठीक है। राज्यसभा के एजेंडे मणिपुर राष्ट्रपति शासन को 6 महीने के लिए आगे बढ़ाने का प्रस्ताव। इम्पोर्टेंस क्या है कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन 6 महीने आगे बढ़ाने का प्रस्ताव अमित शाह गृह मंत्री जी पास करने के लिए सोच रहे हैं। तो राष्ट्रपति शासन किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 356, ठीक है। आर्टिकल 356 में आता है। बस इतना इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से अलग अलग मिले पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, ठीक है। तो क्यों मिले भाई, इसके बारे में देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से अलग अलग मुलाकात की। हाँ ठीक है, 1 घंटे के अंदर वो भी मिले, अमित शाह और प्रधानमंत्री, ठीक। तो यहाँ पे बताया गया है कि राष्ट्रपति ने अपनी मुलाकात तस्वीर में साझा करते हुए एक्स पर लिखा कि राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। संसद में गतिरोध, बिहार मतदाता जैसे मसलों के बीच घंटे भर के अंदर दोनों नेताओं ने मुलाकात की। अब इसके बारे में देख लेते हैं। गौरतलब है कि हाल ही में ब्रिटेन और मालदीव की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति के साथ पहली बैठक थी। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये आ जाता है कि मालदीव का इसमें चर्चा क्यों किया गया और ब्रिटेन की चर्चा क्यों की गई। तो अभी तो हाल ही में 24 जुलाई को यहाँ से रवाना हुए और 26 जुलाई को पहुँचे प्रधानमंत्री जी मालदीव। तो क्यों गए थे मालदीव, इसके बारे में हम जानकारी इकट्ठा करेंगे। सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री जी गए थे 17 जून 2024 को। तो 17 जून 2024 को जब गए थे तो राजनीतिक संबंध मजबूत करने के लिए गए थे। भारत मालदीव द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने के लिए गए थे। हिंद महासागर सुरक्षा, सामुद्रिक सहयोग, आपदा प्रबंधन में सहयोग के लिए गए थे। इसके बाद हम देख लेंगे कि मालदीव जो 26 जुलाई को गए थे तो क्यों गए थे। 26 जुलाई 2025 को मालदीव को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 60वीं स्वतंत्रता दिवस थी वो, और हमारे श्री पीएम नरेंद्र मोदी जी गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किए गए थे वहाँ पर। किसने आमंत्रित किया था? वहाँ के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने आमंत्रित किया था द्विपक्षीय संबंधों को नई दिशा देने के लिए। और एफटीए का फुल एफटीए क्या होता है ये आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एफटीए शुरू किया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है आप इसके बारे में जानकारी दीजिए, ठीक है। इसके बाद ब्रिटेन का उल्लेख आता है कि प्रधानमंत्री जी ब्रिटेन क्यों गए थे। तो प्रधानमंत्री जी ब्रिटेन में यूनाइटेड किंगडम गए थे और वहाँ पे एफटीए हस्ताक्षर किए, जो कि सबसे बड़ा व्यापार समझौता है। और उन्होंने स्टामर्स से मुलाकात भी की और निर्यात शुल्क को शून्य करने की कोशिश की, इसलिए वो ब्रिटेन गए थे, ठीक है। राष्ट्रपति के साथ वो पहली बैठक थी। अब मैंने तो ये पहले ही बता दिया था, ठीक है। तो इसमें इम्पोर्टेंस क्या है, मालदीव और ब्रिटेन, ठीक है। तो मालदीव क्यों गए थे और ब्रिटेन क्यों गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसके बारे में मैंने आपको सारी जानकारी दे दी, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे आ जाता है कि लोकसभा ने पिछले सप्ताह मणिपुर में राष्ट्रपति शासन 6 महीने के लिए बढ़ाने को मंजूरी दी, जबकि राज्यसभा में लोकसभा में 6 महीने के लिए शासन लागू हो चुका है, जो कि आर्टिकल 356 के तहत लागू होता है, ठीक है।
लेकिन राज्यसभा में अब इसकी चर्चा चल रही है कि मणिपुर में 13 फरवरी को राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था और आगे भी 6 महीने के लिए बढ़ाया जाएगा। ये बात किसने की? अमित शाह जी ने की। उन्होंने उपराष्ट्रपति के इस्तीफे की भी बात की। तो अब उपराष्ट्रपति के इस्तीफे की जब बात आ गई है, यहाँ पे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की बात आ गई है, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने टैरिफ की भी बात की है कि अमेरिका ने हम रूस से तेल खरीदने जा रहे हैं। तो यहाँ पे बताया रूसी सैन्य उपकरणों को तेल की खरीद के कारण निर्धारित पेनाल्टी की घोषणा कि कुछ ही दिनों बाद हुई जगदीप धनखड़ द्वारा 21 जुलाई के स्वास्थ्य कार्डों को हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने। तो उन्होंने उपराष्ट्रपति चुनने की बात करने गए थे कि उपराष्ट्रपति का चुनाव 9 सितंबर को होगा, ठीक है। ये तो अमित शाह जी बात करने गए थे। तो हम ये देख लेते हैं कि राष्ट्रपति इस्तीफा किस आर्टिकल में देता है और उपराष्ट्रपति इस्तीफा किस आर्टिकल में देता है, राष्ट्रपति का चुनाव किस आर्टिकल में होता है और उपराष्ट्रपति का चुनाव किस आर्टिकल में होता है, ठीक है। ये हमारे आ जाएगा जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो यहाँ पे भारत का राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा वो आर्टिकल 52 में होगा। नहीं, भारत का जो राष्ट्रपति होता है आर्टिकल 52 में आता है। संघ की कार्यपालिका शक्ति जो होती है उसके पास कार्यपालिका की शक्ति होती है वो आर्टिकल 53 में होती है। 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, यानी कि चुनाव होता है। और 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति बनाई जाती है कि क्या क्या उसके नियम होंगे उसके अनुसार। आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति की पदावधि होती है। आर्टिकल 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता होती है। आर्टिकल 58 राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अर्हताएँ होती हैं, यानी कि उसकी क्या क्या योग्यताएं होती है, आर्टिकल 58 में आता है। आर्टिकल 59 में राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें कौन कौन सी हैं, इसके बारे में देख लेना। आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान, वो शपथ लेते हैं आर्टिकल 60 में। और आर्टिकल 56 के 1A में राष्ट्रपति इस्तीफा देते हैं। किसको देते हैं? अपने हाथ से लिख करके उपराष्ट्रपति को देते हैं। अगर महाभियोग से राष्ट्रपति हटाए जा रहे हैं तो आर्टिकल 61 लागू होगा, ठीक है। और उपराष्ट्रपति को इस्तीफा मिलने के बाद उपराष्ट्रपति किसको सौंपते हैं? मुख्य न्यायाधीश को सौंपते हैं, ठीक है। आर्टिकल 61 राष्ट्रपति का महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, देखो आ गया ना। और आर्टिकल 60 में क्या था? राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान था। आर्टिकल 62 राष्ट्रपति के पद में रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन शक्ति की पदावधि होती है। इसके बाद हम आते हैं उपराष्ट्रपति के पास। आर्टिकल 63 में भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। आर्टिकल 60 उनको पूरी तरीके से मान्यता मिल जाती है। आर्टिकल 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होना आर्टिकल 64 में आता है। वो उपराष्ट्रपति राज्य के पदेन सभापति भी हो सकते हैं। आर्टिकल 65 में राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्त के दौरान या उसके अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या कार्यों का निर्वहन करना, ठीक है। ये आर्टिकल 65 में। आर्टिकल 66 में राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। और आर्टिकल 67 में राष्ट्रपति की पदावधि होती है। आर्टिकल 68 में उपराष्ट्रपति के पद में रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय, आकस्मिक रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन व्यक्ति की पदावधि आ जाती है। और आर्टिकल 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान लिया जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये तो हमारे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की बात रही। अब आपका होमवर्क ये है, कमेंट सेशन में ये बताना है। अब आपको काम ये दिया जा रहा है कि कमेंट सेशन में आपको बताना है कि उपराष्ट्रपति किस आर्टिकल में इस्तीफा, किस आर्टिकल के तहत इस्तीफा देते हैं, ओके। यहाँ पे नेक्स्ट है महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की रक्षा में तैनाती। CISF में होंगे 2.20 लाख जवान। गृह मंत्रालय ने दी अर्धसैनिक बल में जवानों की संख्या बढ़ाने की अनुमति। अगले 5 वर्षों तक हर साल लगभग 14,000 जवानों की होगी नियुक्ति, ठीक है।
यहाँ पे CISF की बात की गई है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंस क्या है हम वो देख लेंगे। CISF का गठन देश के औद्योगिक, सामरिक, हवाई अड्डों, मेट्रो और परमाणु प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए किया गया है। ठीक है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में योगदान देता है निजी क्षेत्र के इकाइयों में, इसलिए इसे शामिल किया गया है। यहाँ पे संसद भवन के भीतर रंगीन धुआं छोड़ने की घटना के बाद पूरे संसद परिसर की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी CISF के हवाले कर दी गई है। ठीक, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। सुरक्षा की बढ़ती मांग के साथ CISF की क्षमता बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है जवानों। तो बस इसमें इतना इम्पोर्टेंट था कि CISF का गठन क्यों किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है उधमपुर में 2 चरणों में बनेगा हवाई अड्डा। एक तो उधमपुर एयरफोर्स स्टेशन में नागरिक उड़ान संचालन करने का प्रयास शुरू हो गया। भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण नए क्षेत्र निरीक्षण करने के बाद नए एविएशन एनवलेव बनाने की दिशा शुरू कर दी गई है और एयरफोर्स स्टेशन मौजूदा परसेंट सिविल उड़ान संचालन शुरू किया जाएगा। इस परियोजना के पहले चरण की बात की गई है। और यहाँ पे देखो उधमपुर कहाँ है, उधमपुर जम्मू कश्मीर में है। ये उधमपुर सिविल एनवलेव परियोजना से जम्मू कश्मीर के इस हिस्से में नियंत्रित और पर्यटकों दोनों के लिए कनेक्टिविटी सुधार की उम्मीद की गई है कि दोनों का क्या होगा, कनेक्टिविटी सुधार होगा। ठीक है, निवासियों और पर्यटकों दोनों के लिए कनेक्टिविटी में सुधार होने की उम्मीद की गई है। जम्मू हवाई अड्डे का दबाव। अब जम्मू कश्मीर में एक ब्रिज बना है, वो किस नदी के किनारे बना है, चिनाब नदी के किनारे बना है। ठीक है, यहाँ पे देख लेना चिनाब नदी कहाँ से कहाँ तक बहती है, चिनाब नदी कहाँ से, क्या उसका मुहाना है, चिनाब नदी किसकी सहायक नदी है और चिनाब नदी की सहायक नदियाँ कौन सी है, ये सारी चीज़ें आप देख लेना, एग्जाम में इम्पॉर्टेंट है। ये इसके बाद आ जाएगा UGC ने किया सतर्क, कहा जांच परख करके ही दाखिला ले। तो ये फ्रॉड की बात की गई है, तो इसमें सतर्क किया, हमारे कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। सोनाली मिश्रा RPF के 43 साल के इतिहास में पहली महिला महानिदेशक बनी। कोसोवो में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में भी कार्य करने का अंतर्राष्ट्रीय अनुभव। ठीक है, पेशेवर दक्षता समर्पण में नेतृत्व क्षमता की पहचानी जाती है सोनाली। अक्टूबर 2026 में उनकी सेवानिवृत्ति इस पद में नियुक्ति मंजूरी। रेल मंत्रालय ने बयान में बताया कि RPF में 143 साल की इतिहास में पहली बार जब किसी महिला को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, पहली महिला है। ठीक है, पहले IPS भी रह चुकी हैं। जिन्हें मतलब RPF की जिम्मेदारी सौंपी गई है, ये पहली महिलाएं कौन है, सोनाली। बस इतना देख लेना है RPF के। इसके बाद शाकाहारी और मांसाहारी की तरह स्वदेशी का भी लोगो लगाने की तैयारी हो रही है। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है हम ये देख लेंगे। स्वदेशी है, आसानी से समझ आ जाएगा कि वस्तु स्वदेशी है। कैसे समझ में आ जाएगा, स्वदेशी उत्पादों प्रमाणीकरण कोई मतलब जो लोगो है उस लोगों के अनुसार हमको समझ में आ जाएगा कि ये वस्तु स्वदेशी है। जागरण पर मंच उत्पादों व्यापारिक संगठनों और सरकारी एजेंसियों से बात कर प्रमाणीकरण के लिए एक काम करने की तैयारी में है। ये काम करने की तैयारी में राष्ट्रीय संगठक कश्मीरी लाल ने रविवार को भोपाल में विश्व संवाद केंद्र में पत्रकारों से बातचीत की कि कैसे मतलब ये स्वदेशी शाकाहारी और मांसाहारी की तरह स्वदेशी का भी लोगो लगाने की तैयारी की जाए, इसकी बातचीत की उन्होंने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन पहले ही कासीकम में आम सभा में स्वदेशी अपनाने पर जोर दिया, वोकल फॉर लोकल से। और तो वोकल फॉर लोकल की बात उन्होंने की है काशी में
स्वदेशी चीज़ें अपनाने के लिए बात बोली है कि आप मतलब इंडिया का पैसा इंडिया में ही जाए, समझ रहे हैं ना आप। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे एक मंच की भी बात की गई है। ये अभियान चलाया जाएगा। मंच है भारत छोड़ो दिवस 9 अगस्त के संदर्भ में 8 और 10 अगस्त को प्रदेश भर में विदेशी वस्तुओं को होली जलाई जाएगी। विदेशी वस्तुएं मतलब का बहिष्कार किया जाएगा। तो यहाँ पे 8 अगस्त के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये देखेंगे 8 अगस्त 1942 को असहयोग आंदोलन हुआ था, इसीलिए ये अभियान भारत छोड़ो दिवस के रूप में 9 अगस्त के संदर्भ में 8 और 10 अगस्त को प्रदेश भर में विदेशी वस्तुओं की होली जलाई जाएगी। इसके बाद मतलब इसके अंडर पे ही ये योजना लागू हो जाएगी। ठीक है, तो ये किससे कनेक्ट की गई है? भारत वो असहयोग आंदोलन से 8 अगस्त 1942। संरक्षण के लिए ताजमहल के गुंबद व कलश की CBIR ने की थर्मल स्कैनिंग। मतलब जो ताजमहल बना है ना, तो ताजमहल के जो गुंबद है वहाँ से बारिश में पानी टपकने लगती है, तो उसकी स्कैनिंग होती है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ। तो यहाँ पे पहले तो दिया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण AIS, ये देखो जांच एजेंसी है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। ये देखो यहाँ पे दिया है गुंबद व कलश में हुए पानी के रिसाव पर अपनी रिपोर्ट देगा। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट हो गया। यहाँ पे केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान CBRI रोडगो ने ताजमहल के मुख्य मकबरे गुंबद व कलश की थर्मल स्कैनिंग की। ठीक है, एक तो ये मुख्य एजेंसी हो गई, जांच एजेंसी हो गई। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI संरक्षण को आवश्यक कदम उठाएगा। CBRI को स्मारक स्थितियों की जांच के लिए भी विस्तृत अध्ययन करना है, ये इसके बारे में बता रहा है। 2015 में हुई थी स्कैनिंग, उसके बाद अब 2025 में होगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मकबरे की बात की गई है। यहाँ पे बताया गया है कि शाहजहाँ व मुमताज़ की कब्रों में के कच्चे में टप का पानी। ठीक है, ये बता रहा है, बस स्कैनिंग की बात कर रहा है। और इसके बाद हम ये यहाँ पे देख लेंगे कि मुमताज़ की पहले कब्र कहाँ थी, फिर इसको मुमताज़ की याद में शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया तो उसकी कब्र वहाँ पे मतलब पहुँच गई। तो बुरहान में थी इसकी पहले कब्र, किसकी? मुमताज़ की। और कहाँ पे थी बुरहान की? मध्य प्रदेश में थी। फिर वहाँ से ताजमहल आगरा में उसकी कब्र को स्थानांतरण किया गया था। ठीक है, हमारे न्यूज़ इतनी इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है हाथी गणना में हो सकता है ड्रोन व सैटेलाइट इमेजरी का उपयोग। तो यहाँ पे देखो दिया है उत्तराखंड में भारतीय वन्यजीव संस्थान सहयोग से नवंबर में होगी हाथी गणना में कौन कौन सी तकनीकी अपनाई जाएगी, इसे लेकर जल्द होगा निर्णय। तो सबसे पहले देख लेते हैं उत्तराखंड में यमुना से लेकर शारदा नदी तक जो टाइगर रिजर्व और 11 वन प्रभागों को 6,643 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तार के लिए हाथियों के बसेरे में इनकी गणना को कसरत शुरू की गई है वन्यजीव संस्थान के सहयोग से। किसके सहयोग से? वन्यजीव संस्थान के सहयोग से। वन्यजीव प्रतिपालक RK मिश्रा के अनुसार गणना में कौन कौन सी तकनीकी अपनाई जाएगी, ये चीज़ इसका मंथन चल रहा है। ठीक है, भारतीय वन्यजीव संस्थान वैज्ञानिकों के साथ बैठक कर रहे हैं कि गणना में ये भी साफ होगा कि उत्तराखंड निर्णय बैठक कर रहे हैं और इसके बारे में निर्णय लिया जाएगा। गर्मी में इजाफा हुआ कि यद्यपि हाथी बहुल क्षेत्रों में स्थिति है तो उसमें संख्या बढ़ाने की संभावना की गई। हाँ, तो हमारे हाथियों की जनगणना कितने साल में होती है? 5 साल में होती है। तो पहली जनगणना हमारे इसके पहली वाली जो जनगणना हुई थी वो 2020 में हुई थी, तभी अब जनगणना हमारी 2025 में होगी। ठीक है, 5 साल बाद होती है। यहाँ पे देखो कुछ टाइगर रिजर्व बताए गए हैं। तो इन क्षेत्रों में हाथियों की उपस्थिति वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1972 में हुई थी। और यहाँ पे काबर टाइगर रिजर्व राजा जी कहाँ पर है, ये आपका काम है, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना। टाइगर रिजर्व के अलावा देहरादून, लैस्टोन, कालसी, हरिद्वार,
नगर तराई, पूर्व तराई केंद्र, रामनगर, हल्द्वानी तराई पश्चिमी व चंपावत वन प्रभाग, ये सारे हैं। ठीक है। यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा उम्र की हाथनी का क्या नाम है? कलसरा हाथनी। सबसे बड़ी उम्र की हाथनी है कलसरा हाथनी। तो एक तो ये हो गई। इसके बाद हम नेक्स्ट में चलते हैं। एक न्यूज ये है कि पहली बार हमारे यहाँ जीवों का आयात निर्यात शुरू होने जा रहा है, जीवों का व्यापार होने जा रहा है। तो इंडोनेशिया से शुरू होगा। किससे शुरू होगा? इंडोनेशिया से। ठीक है। यहाँ पे देखो न्यूज एक आई है, ड्रोन से दहशत फैलाने वाले पर लगेगा गैंगस्टर एक्ट। NSA योगी जी ने बोला है ये बात। ठीक है, कि अगर कोई भी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA, इसका फुल फॉर्म है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, के तहत कार्रवाई की जाएगी उसके ऊपर अगर कोई भी अफवाह फैलाएगा। ठीक है, तो गैंगस्टर एक्ट लगाया जाएगा। ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा। जैसे कि आप जानते हैं कि आंध्र प्रदेश खदान के लिए जाता है, खनन के लिए जाना जाता है। तो आंध्र प्रदेश में ग्रेनाइट खदान दुर्घटना में 6 की मौत हुई। तो यहाँ पे हमारे इम्पोर्टेंट क्या है, श्रमिक उड़ीसा के रहने वाले थे। इम्पोर्टेंट ये है कि बल्लीकुरवा के पास निजी खदान में हुई। तो एक निजी खदान कहाँ पे है? बल्लीकुरवा में है। ठीक है, ये जान लेते कौन सी खदान है? ग्रेनाइट खदान है। ठीक है। और नरसरावपेटा का अस्पताल है, वहाँ पे भर्ती करा है नरसराव। इसी तो इम्पोर्टेंट नहीं। बल्लीकुरवा के पास निजी खदान है, ये खदान के बारे में जानकारी बस ये। श्रीकालम जिले में मेलाईपुट्टी मंडल डिब्बागुड़ा में निजी ग्रेनाइट खदान है, ये जान लेना बस, इतना इम्पोर्टेंट था। इसके बाद देखो यहाँ पे उम्र कैद की सज़ा के बाद प्रज्वल रेवन्ना बने कैदी नंबर 1562। इसके बारे में मैंने बोला था कि बाद में बताऊँगी। तो यहाँ पे एक रेवन्ना है जो कि पूर्व PM है। वो क्या है? उनके दादाजी पूर्व PM हैं। जदएस के प्रमुख HD देवगौड़ा के पौत्र रेवन्ना ने शनिवार के फैसले के बाद जेल में पहली रात बिताई। ठीक, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था, बस जान लेना हमको कि एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी रखना हो तो रख सकते हैं। दुष्कर्म के मामले में सुनाई गई है सज़ा। बेंगलुरु में जेल में रखे गए पूर्व सांसद भी रहे हैं। कोलकाता में लटका मिला, ये तो कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। पिछले चुनाव में हम टैरिफ की बात कर ही लिए थे कि अमेरिका और इंडिया के बीच 25% टैरिफ की बात हो रही है कि अमेरिका 25% टैरिफ लगा देगी। क्या है टैरिफ? टैरिफ के बारे में जानिए। टैरिफ एक बॉर्डर शुल्क है या टैक्स है। ठीक है, विदेश से आने वाले सामान पर टैरिफ लगाया जाता है। टैरिफ से घरेलू बाजार में विदेशी सामान महंगे हो जाते हैं। टैरिफ से सरकार की आय भी बढ़ती है। टैरिफ लगाने का मकसद देसी उद्योग की रक्षा करना होता है, ये है टैरिफ। सबसे ज़्यादा टैरिफ भारतीय निर्यात के लिए शीर्ष 5 क्षेत्र हैं। सबसे ज़्यादा निर्यात कौन सा देश करता है? भारत के शीर्ष वस्तु निर्यात बाजार कौन कौन से हैं? तो सबसे ज़्यादा हमारे इंडिया का जो निर्यात बाजार था वो अमेरिका था पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे था UAE, तीसरे नंबर पे था नीदरलैंड, चौथे नंबर पे था चीन, 5वें नंबर में था सिंगापुर, और 6वें नंबर में था UK, और 7वें नंबर पे सऊदी अरब, और 8वें नंबर पे बांग्लादेश, और अन्य क्षेत्र भी शामिल है इसमें। ठीक है, ये देखो हमारा सबसे ज़्यादा उत्तर अमेरिका के लिए शीर्ष क्षेत्र माना जाता है, फिर यूरोपीय संघ, फिर उत्तर पूर्व एशिया, उत्तर पश्चिम आसियान, ये सारे क्षेत्र हैं जो निर्यात के लिए सबसे ज़्यादा निर्यात हमारे इंडिया से होता था। और 10 वर्ष में 67% बढ़ा निर्यात। वस्तुओं का निर्यात अरब डॉलर में कैसे होता था, 2023 में कितना था और 2013-14 में, ये सारी चीज़ें हैं सेवाओं का निर्यात। ये भारत के शीर्ष 10 ट्रेड पार्टनर हैं
पहला है चीन, अमेरिका, यूएई, रूस, सऊदी अरब, सिंगापुर, इराक, इंडोनेशिया, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, ये सारे। ठीक है, पहले नंबर में चीन है, ट्रेड पार्टनर है हमारे, व्यापार पार्टनर। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है हमारी, अब चीन के निशाने पर भारतीय स्टील उद्योग। केंद्र सरकार के एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम का हो रहा गलत इस्तेमाल। केंद्र की तरफ से स्टील आयात पर 12% के सेफ गार्ड शुल्क लगाए जाने के बावजूद चीनी स्टील का दूसरे देशों से के रास्ते घटिया स्टील आयात करने पर रोक नहीं लगाई जा सकी। इस भारत में मतलब हमारे देश के साथ ना गलत इस्तेमाल हो रहा है, वो मतलब घटिया स्टील मतलब कर रहे हैं, करने पर रोक नहीं लगाई जाए। इस बारे में केंद्र एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम, ये एक स्कीम है जिसके का भी इस्तेमाल हो रहा है इसमें। इसकी शुरुआत स्टील निर्यात बढ़ाने के लिए किया गया था, हालांकि इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। इस स्टील का निर्यात होना चाहिए, उसे घरेलू बाजार में खपाया जा रहा है। स्टील उद्योग के सूत्रों का कहना है कि चीन की कंपनियां भारत की जापान व आसियान देशों के साथ किए गए मुक्त व्यापार FTA समझौते का फ़ायदा उठा रहा है। जो हमारी जापान और आसियान देशों के साथ FTA डील हुई है, उसका चीन क्या उठा रहा है, फ़ायदा उठा रहा है। चीन के स्टील कंपनियों ने इन देशों में अपनी सब्सिडरी खोल रखी है, जिसके जरिए वह सस्ता स्टील भारत भेजती है। समझिए चीन क्या कर रहा है हमारे साथ। 5 सालों में 38 किलो बढ़ी भारत में प्रति व्यक्ति स्टील की खपत। वर्ष 2020 में दुनिया में स्टील की खपत 1.790 अरब टन, जो वर्ष 2024 में घटकर 1.742 अरब टन रह गई है। भारत की स्टील की खपत 9.5 करोड़ टन से बढ़कर 15.2 करोड़ टन हो गया, यानी दुनिया की खपत में 3% की कमी हुई है। वहीं भारत में 60% का इजाफा हुआ है। दूसरी तरफ चीन ने पिछले 3-4 दशकों में स्टील उत्पादन क्षमता में जो वृद्धि की है, उसका कोई बड़ा खरीदार नहीं है। भारत में प्रति व्यक्ति स्टील की खपत 64 किलोग्राम बढ़कर 102 किलोग्राम हो गई है। जल्द ही इसके 150 किलोग्राम पहुंचने की बात हो रही है। भारत का जापान व आसियान के साथ FTA का गलत फ़ायदा उठा रही है चीन। स्टील कंपनियां स्टील आयात पर 12% सेफ गार्ड शुल्क लगाए जाने के बावजूद नहीं रुक रहा है। तो क्या हमारा इंडिया ऐसे ही चीन को काम करने देगा, चुप बैठेगा, या फिर कोई कदम उठाएगा? इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। रूसी तेल पर अमेरिकी जुर्माने से 9 से 11 अरब डॉलर बढ़ सकता है आयात बिल। रेपो रेट को 5.5% पर बरकरार रख सकता है RBI। यहाँ पे विशेषज्ञ बोले मौद्रिक नीति जून में कम मुद्रास्फीति और 25% टैरिफ घटनाओं पर नहीं होगी आधारित। कुछ विशेषज्ञों ने कहा बैंक दरों एक और कटौती हो सकती है क्योंकि मुद्रास्फीति जोखिम से अधिक है। अमेरिकी टैरिफ GDP वृद्धि के लिए नकारात्मक जोखिम पैदा करेंगे। नकारात्मकता मतलब हमारी इकोनॉमी गिर भी सकती है, तो ये जोखिम उनको उठाना पड़ सकता है। अगस्त 2025 की नीति समीक्षा में 25 आधार अंकों अंतिम दर कटौती की ओर थोड़ा झुका हुआ है। हमें रेपो दर में 25 आधार अंकों की कमी की उम्मीद है क्योंकि मुद्रास्फीति अनुमान से कम रही है। कुल मिलाकर विकास के लिए जोखिम वर्तमान में मुद्रास्फीति से संबंधित जोखिम अधिक है। अमेरिका ने 25% शुल्क अधिसूचना जारी कर दी है, लेकिन जुर्माने की राशि अभी तक घोषित नहीं की है। केपलर के प्रमुख शोध विश्लेषक सुमित रिटोलिया ने इसे दो तरफा दबाव का करार दिया है। कच्चे तेल के आयात में हुई जोरदार वृद्धि। डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद भारत ने अमेरिका से कच्चे तेल आयात में नाटकीय रूप से वृद्धि की है। जनवरी 25 जून तक भारत ने पिछले वर्ष की अवधि की तुलना में अमेरिकी औसत कच्चे तेल की आपूर्ति के अपने आयात में 51% की वृद्धि की है। जनवरी से 2025 तक
.271 मिलियन बैरल दिन से जबकि इसी वर्ष अवधि में 0.18 मिलियन बैरल दिन था। कैपलर के प्रमुख शोध विश्लेषक सुमित रिटोलिया हैं। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट हम चलते हैं अयोध्या में कल रिलीज होगी राम मंदिर आंदोलन पर निर्मित फिल्म का नाम है 1695 द अयोध्या। ये 1695 पता है क्या है? आई थिंक जहाँ तक हम सोच सकते हैं कि जो हमारा केस चल रहा था तो उसकी 1695 तारीखें ली गई होंगी, तो इसलिए 1695 के नाम से मूवी बनी हुई है। पांचवीं हार्वर्ड विश्वविद्यालय की चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ संबंध उजागर। देख लेना, कोई इम्पोर्टेंट नहीं ज़्यादा। तेल खरीद कर युद्ध में रूस की आर्थिक मदद कर रहा भारत अमेरिकी। व्हाइट हाउस में डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन मिलर ने लगाया यह बड़ा आरोप। कहा रूसी तेल खरीदने में चीन के साथ भारत मोदी ट्रंप संबंधों को बताया शानदार। इसके बाद यहाँ पे देखो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। रूस में आया 7.0 तीव्रता का भूकंप, 600 वर्षों के बाद क्रेसेनिको ज्वालामुखी में विस्फोट। तो एक तो ये जीएस पेपर 1 पे आ जाएगा, ठीक है। और भूकंप की बात कर रहा है ना, सुनामी क्रेसेनिको विस्फोट हो सकता है। तो 600 वर्षों बाद यानी कि बहुत ही तेज भूकंप आने वाला है, ज्वालामुखी फटने वाला है। क्रेसेनिको ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था, ऐसा वैसे ही तीव्रता इसमें देखी, मतलब वैसे ही 7.0 तीव्रता का भूकंप आने की संभावना है। विस्फोट के बाद ज्वालामुखी से निकली राख 6000 मीटर तक पहुंची। कितने मीटर तक? 6000 मीटर तक पहुंची। ये आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से जीएस पेपर 2 इससे भी देख लेना। चलते हैं इसमें रूस के कुरिल द्वीप, कौन सा द्वीप है? कुरिल द्वीप में रविवार को 7.0 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके बाद आपात सेवा मंत्रालय ने कमचटका के 3 क्षेत्रों में सुनामी की आशंका जताई। कमचटका में क्रेसेनिको ज्वालामुखी में 600 वर्ष बाद विस्फोट हो गया। ये प्रशांत महासागर के किनारे पर पाया जाता है ये द्वीप, कुरिल द्वीप। और रूस से सुदूर पूर्व में हुए भीषण भूकंप से जुड़ी हो सकती है, जिसके बाद फ्रेंच पोलिनेशिया और चिली तक सुनामी की चेतावनी दी गई थी कि यहाँ तक भी झटके आ सकते हैं। कुरिल द्वीप समूह कमचटका प्रायद्वीप के दक्षिणी सिरे तक फैला है। रूसी विज्ञानियों ने बुधवार को चेतावनी दी थी कि अगले कई हफ्तों में इस क्षेत्र में तेज झटके आ सकते हैं। कमचटका ज्वालामुखी विस्फोट प्रतिक्रिया की टीम के प्रमुख ओल्गा गिरिना ने कहा कि ये 600 वर्षों में क्रेसेनिको ज्वालामुखी का पहला ऐतिहासिक रूप से पुष्टि किया गया है कि विस्फोट इंस्टीट्यूट ऑफ वोल्केनोलॉजी एंड सिस्मोलॉजी के टेलीग्राम चैनल पर गिरिना ने कहा क्रेसेनिको का आखिरी लावा प्रवाह 1463 के आसपास हुआ था। इसके बाद से कोई विस्फोट ज्ञात नहीं हुआ। ज्वालामुखी विस्फोट के बाद 6000 मीटर ऊंचाई तक राख पहुंची। ज्वालामुखी की ऊंचाई 1856 मीटर, कितनी थी? 1856 मीटर मंत्रालय ने कहा। राख के बादल पूर्व और प्रशांत महासागर, ये देखो आगे प्रशांत महासागर की ओर चला गया। इसके रास्ते में कोई आबादी वाला क्षेत्र नहीं है। ज्वालामुखी के विस्फोट के नारंगी विमान कोड दिया गया है, जो विमानों के लिए यहाँ पे ऑरेंज लाइट जारी हुई है। विमानों के लिए बढ़ते खतरे के संकेत दिए गए हैं। ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी। ट्रंप ने फिर किया दावा, भारत और पाकिस्तान के बीच रुकवाया संघर्ष। मुस्लिम ब्रदरहुड को जल्द ही आतंकी संगठन घोषित कर सकता है अमेरिका।
जापान सागर में चीन और रूस का नौसैनिक अभ्यास। ट्रंप के परमाणु पनडुब्बियों की तैनाती के आदेश के बाद ड्रिल तोपखाने के उपयोग पनडुब्बी डुबाने का हो रहा अभ्यास। क्या डुबाने का? पनडुब्बी डुबाने का अभ्यास हो रहा है, बस इतना बस जान लीजिए। यहाँ पे दिया अभ्यास को मैरी टाइम इंटरैक्शन 2025 नाम दिया गया है। इस अभ्यास का नाम क्या दिया जाएगा? मैरी टाइम इंटरैक्शन 2025। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट था। ठीक, और नेक्स्ट न्यूज है, में झेलम से रेत निकलने के दौरान मिला 10वीं सदी का शिवलिंग। तो ये शिवलिंग बारामूला के खानापोरा में सोना शिविर के पास झेलम नदी से रेत से निकलने के दौरान मिली है। ठीक है, और यहाँ पे देख लेना झेलम नदी। झेलम नदी की सहायक नदी क्या कौन सी है? झेलम नदी का मुहाना क्या है? झेलम नदी किसकी सहायक नदी है, ये देख लेना। और कहाँ से होकर के गुजरती है और कहाँ गिरती है, उसके बारे में देख लेना। बस इसमें इतना इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट, तो ये रही आज की हमारी इम्पोर्टेंट न्यूज़, और मुझे आशा है कि आप लोग ज़रूर लाइक और सपोर्ट करोगे, जिससे कि मैं इस तरह के वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी, जिससे आपको हेल्पफुल होगी आपके एग्ज़ाम के लिए, और आप ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते